नाज़रीन मोहतरम, इससे पहले आप इस कहानी की 14 किस्तें सुन चुके हैं। आज की 15वीं किस्त मुलाहिजा फरमाएं। उन्होंने शायद उसी लम्हे अपनी जिंदगी का अहम तरीन फैसला कर लिया था, सलीम को हमेशा अपने साथ रखने का फैसला, क्योंकि उससे ज्यादा शरीफ और मेहनती दामाद उन्हें सारे भारत में नहीं मिल सकता था। एक हफ्ते के अंदर अंदर लाला द्वारकादास ने अपने असर और रसूख से मकामी पुलिस हेडक्वार्टर से एक बड़ा प्रिंटिंग आर्डर ले लिया था, जिसे उनकी तवक्कात के बरक्स वक्त से पहले ही सलीम ने मुकम्मल कर दिया था। इसी दरमियान वह अपने फ़राइज़ से गाफिल नहीं रहा था। उसने हीले बहानों से मुतअद्दिद मरतबा सुदर्शना से उसकी नौकरी, फ़राइज़ और आजकल होने वाली कार्रवाई से मुतल्लक बातें की थी, लेकिन क्या मजाल जो कभी सुदर्शना के दिमाग में दूर दूर तक उससे मुतल्लक कोई शायबा भी पैदा हुआ हो। वह ऐसी फिजा पैदा कर देता था जिसमें सुदर्शना उसे इंतहाई राजदारी से बहुत सी काम की बातें बता दिया करती थी। ये तमाम बातें उसके दिल पर ही नक्श नहीं हो रही थी, बल्कि उसके मुल्क तक भी बराबर पहुंच रही थी। इस दरमियान 2 मरतबा सुदर्शना ने उसे अपने ऑफिस आने की दावत दी थी, जिससे उसने जानबूझकर काम का बहाना करके टरखा दिया था। लेकिन आज उसे सुदर्शना की जिद के सामने हथियार डालने ही पड़े। ऐसी तैसी में गया तुम्हारा प्रेस और तुम। आज मुझे अगर अगवा करके भी ले जाना पड़ा तो मैं तुम्हें ले जाऊंगी। उसी रोज सुदर्शना ने फैसला कुन लहजे में कहा, अच्छा यार, तुम भी क्या याद करोगी, किस सखी से पाला पड़ा था। चलो आज तुम्हारे ऑफिस की यात्रा भी कर लेंगे। उसने सुदर्शना से रजामंदी जाहिर करते हुए कहा, मैं तुम्हारा तारुफ अपने पिताजी के स्वर्गवास दोस्त के बेटे और अपने बॉयफ्रेंड की हैसियत से करवाऊंगी। आजकल तुम हमारे साथ बिजनेस पार्टनर हो और बड़े जबरदस्त वतन दोस्त भी। मेरे ख्याल से ये तीनों बातें सही रहेंगी। उसने गाड़ी चलाते हुए कहा, भाई जो फैसला तुमने किया है ठीक ही किया होगा। बेफिक्र रहो, मेरी वजह से तुम्हें शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। वो तुम्हारा कर्नल जोशी होगा वहाँ? सलीम ने पूछा। उनसे मुतल्लक कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। आजकल हमारे यहाँ सरहद पार से कुछ गधे आए हुए हैं, उनसे मुलाकात हो जाएगी। उनकी जुबानी वहाँ के हालात भी सुन लेना और देखना कि हमने कितनी कामयाबी से उनके दिमागों में अपनी ही धरती माता के खिलाफ जहर भरा है। राज, ये सब लोग हमारे टाइम बम हैं। जहाँ जहाँ ये पहुँचेंगे दुश्मन को जान के लाले पड़ जाएंगे। बस तुम एक बात का ख्याल रखना, इनसे ज्यादा सवालात न करना, सिर्फ इनकी बातें सुनना और देखना कि हमने उन्हें क्या से क्या कर दिया है। फिर तुम्हें पता चलेगा कि हमारे कर्नल जोशी कितने जबरदस्त आदमी हैं। सुदर्शना ने उसे ब्रीफिंग देने के अंदाज में कहा, अच्छा बाबा, अब कुछ वहाँ के लिए भी छोड़ दो, सब कुछ क्या यहीं बता दोगी? सलीम ने बज़ाहिर लापरवाही से कंधे उचकते हुए कहा, तुम्हें अंदाजा नहीं राज, तुम कितने खुशकिस्मत हो। जहाँ तुम जा रहे हो वहाँ तो चिड़िया पर नहीं मार सकती। ये तो पप्पा की वजह से वो लोग हमारे खानदान की बहुत इज्जत करते हैं, वरना किसी की मजाल नहीं। बस तुमसे पहले 2 मरतबा राहुल मेरे साथ यहाँ आया है, लेकिन वो बेवकूफ़ इंसान बातों की अहमियत को क्या समझेगा। तुम्हारी तो बात ही और है ना। उसने राज के जानों पर हाथ मारते हुए कहा। करीबन 1 घंटे की मुसलसल ड्राइविंग के बाद वो दिल्ली के मशरक में दरियाए जमुना को अबूर करने के बाद एक मुज़ाफ़ाती इलाके में पहुंचे थे, जिसका नाम शिकारपुर था। शिकारपुर यूं तो दिल्ली का हिस्सा ही था, लेकिन उसके लिए भी बिल्कुल नई दरियाफ्त थी। सलीम को आज इल्म हुआ था कि राह ने यहाँ भी कोई तकरीबकारी की तरबियत का कैंप बना रखा है। उसने यहाँ दाखिल होने पर पहली ही नज़र में अंदाज़ा कर लिया था कि इस इलाके के चारों तरफ सिक्योरिटी इंतजामात बहुत मजबूत हैं। जैसे ही वो इस मखसूस बिल्डिंग की तरफ बढ़े जिस पर दिल्ली के किसी रिसर्च सेंटर का बोर्ड लगा हुआ था, उन्हें पहले ही गेट पर रोक लिया गया। रोकने वाले हालांकि इस जगह के चौकीदार दिखाई दे रहे थे, लेकिन सलीम अंदाजा कर सकता था कि वो तरबीज याफ्ता कमांडोज थे। हेलो गरेवाल, हेलो सुदर्शना। सुदर्शना ने रोकने वालों की तरफ देखकर हाथ हिलाया। जवाब में उसने भी सुदर्शना को ताजीम दी। ये कौन जात शरीफ हैं? गरेवाल ने, जो 30-35 साल का नौजवान दिखाई दे रहा था, बेतकल्फी से पूछा। मुझे तो शर्म आती है, आप ही बता दीजिए ना। सुदर्शना ने सलीम की तरफ देखकर आंख दबाई और वो मुस्कुरा कर रह गया। तुम तो जानती हो मैं बचपन ही से बहुत शर्मीला हूँ। सलीम ने भी माहौल की शगुफ्तगी को बरकरार रखा। अच्छा देवी जी, ना बताइए, हम आप दोनों को शर्मिंदा नहीं होने देंगे। वैसे बाय द वे बड़ी जबरदस्त असामी बारी है। गरेवाल ने उसकी तरफ देखकर आंख दबाई। शायद वो इसका कोई करीबी साथी था। थैंक यू गरेवाल। सुदर्शना ये कह के आगे बढ़ गई। गरेवाल ने अपने हाथ में पकड़े वाकी टाकी पर शायद वहाँ कोई पैगाम दिया था, क्योंकि जैसे ही वो इमारत के गेट के अंदर दाखिल हुई, वहाँ गार्ड रूम से एक नौजवान बाहर आया, जिसने सुदर्शना को पहचान कर प्रणाम करते हुए एक प्लास्टिक कार्ड उसकी तरफ बढ़ा दिया, जिस पर अंग्रेजी में विजिटर लिखा था। उसे अपने कोट की जेब पर लगा लो या जहां दिल चाहे लगा लो, तुम्हें मुकम्मल आज़ादी है। उसने हंसते हुए वो प्लास्टिक कार्ड सलीम की तरफ बढ़ाया और गाड़ी आगे ले गई। बागात के एक सिलसिले से जिसके दरमियान सड़क और पैदल चलने का रास्ता बनाया गया था,
वो एक बड़े गेट तक पहुंच गई। ये गोया एक बड़ी चारदीवारी के अंदर दूसरी चारदीवारी थी जिसमें इन लोगों के दफातर थे। सलीम ने अंदाजा कर लिया था कि यहाँ सिक्योरिटी का बिल्कुल वही अंदाज अपनाया गया है जो किसी खतरनाक कैदियों वाली जेल में होता है। लकड़ी और लोहे का वो बड़ा दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। सलीम ने कुंद अखियों से जायजा ले लिया था कि गेट के दोनों किनारों पर दीवार में बड़े बड़े बुर्ज बने हुए थे जहां मुस्तैद पहरेदार मौजूद थे। शायद इन लोगों ने इसे पहचान लिया था या फिर इन्हें गार्ड रूम से हदायत मिल चुकी थी। गेट के अंदर एक कोने पर वसी पार्किंग मौजूद थी और दूसरी तरफ कमरों की तवील कतार, जिसके पीछे फिर खाली किताब दिखाई देता था और इसके आगे ऊंची दीवार तामीर की गई थी। शायद दूसरी तरफ कोई छोटा सा मैदान मौजूद था। कार पार्किंग करने के बाद एक मरतबा फिर वो सलीम का हाथ पकड़े जैसे ही बड़े हाल से नुमा कमरे में दाखिल हुई, वहां पहले से मौजूद 4-5 लड़कियों ने हेलो का नारा बुलंद किया और बारी बारी दोनों से गर्मजोशी से मुसाफा करने लगी। तमाम लड़कियों ने हस्बे तौफीक एक दो जुमले मोहतरमा सुदर्शना पर सलीम के हवाले से कस दिए थे। जैसे ही उसने सलीम का तारुफ राजकुमार की हैसियत से करवाया, बस सब कोर्स की शक्ल में एक गाना गाने लगी जिसमें राजकुमार का जिक्र आता था। फिर दरबारियों की तरह कोरंच बजा लाते हुए उन्होंने राजकुमार को वहां एक कोने में रखी कुर्सियों की तरफ इशारा करके बैठने के लिए कहा और वो मुस्कुराता हुआ एक कुर्सी पर बैठ गया। उन लोगों की तरगीब का अंदाज बता रहा था कि ये सिर्फ पैसों के लिए नौकरी नहीं कर रहे, बल्कि इनके दिलों में पाकिस्तान के खिलाफ जहर भरा गया है और ये अपना जहर अब पाकिस्तान में मौजूद आस्तीन के सांपों के जरिए पाकिस्तानी कौम में मुंतकिल करने पर तुले हुए थे। करीबन 1 घंटे तक वो उन नौजवानों से जो सुदर्शना की बातों से ज्यादा दिलचस्पी उसके जिस्म में ले रहे थे बड़े दोस्ताना अंदाज में बातें करती रही। उसका तरबियत देने का अंदाज दिल नशी था कि सलीम के अंदाजे के मुताबिक उसके शागिर्द उसके इशारे पर अपनी जान भी दे सकते थे। सलीम बड़ी दिलचस्पी से उनकी बातें सुन रहा था। इस दरमियान उसने अपने जहन के कंप्यूटर में उनकी तस्वीर उतारना शुरू कर दी थी। उसने इनके नाम अजबर कर लिए थे। उन सब का ताल्लुक एक ही शहर से था और सलीम बखूबी अंदाजा कर सकता था कि वो सब एक ही पार्टी से ताल्लुक रखते थे जो गद्दार वतन फरोश शमसी की पार्टी के सिवा और कौन सी पार्टी हो सकती थी। थोड़ी देर बाद उसने एक लड़की को इन कमरों से बरामद होते देखा जिसके हाथ में छोटी सी घंटी पकड़ी हुई थी और वो मस्खरों की तरह हर मेज के नजदीक रुककर घंटी बजाने लगती थी। आखिर में इनके नजदीक भी चली आई। चाय तैयार है साहिब, उसने घंटी बजाते हुए कहा। चलो भाई चाय पी लें, सुदर्शना ने कहा और सब उसके पीछे पीछे चल दिए। बाकी सब लोग भी उस तरफ जा रहे थे। सलीम ने नोट किया सुदर्शना के अलावा करीबन सभी लड़कियों ने अपने दोनों बाजू दो दो जवानों के कंधों पर रखे हुए थे और वो बेहुदा किस्म की हंसी मजाक करते उस तरफ जा रहे थे। सब लोग एक और हाल नुमा कमरे में पहुंच गए जहां चाय और स्नैक्स बड़े सलीके से रखे हुए थे। इन गद्दारों के साथ राह का सलूक ऐसा था जैसे वो इनके दामाद हों। सलीम ने यहाँ एक बात खास तौर पर नोट की थी कि उसकी तरह 5-6 और लड़के लड़कियों ने भी विजिटर का कार्ड अपने सीनों पर सजा रखा था, जिसका मतलब ये था कि वो अकेला यहाँ विजिटर नहीं है। और दूसरी अहम बात ये थी कि राह के इस तकरीबकार तरबीती मरकज में किसी को बिला मकसद नहीं लाया जा सकता था। ऐन मुमकिन था कि वो लोग भी सलीम की तरह सिर्फ शौक में यहाँ चले आए हों, लेकिन उसका दिमाग ये बात तस्लीम नहीं करता था कि महज ये कुछ देखने के शौक में ही इन लोगों को यहाँ लाया गया हो। जरूर इनका राह ने कोई और इस्तेमाल भी सोचा होगा। अचानक ही सामने वाला दरवाजा खुला और इस मर्तबा जिन शख्सियात पर उसकी नजर पड़ी उसे देखकर सलीम दम बखुद रह गया। ये शमसी था जिसके साथ करीबन 10 और लोग भी थे। इनमें से बेशतर वो चेहरे थे जिनसे अखबारात के जरिए एक पाकिस्तानी होने के नाते सलीम की शनासाई थी। उसके लिए ज्यादा हैरान कुन बात यह थी कि इन लोगों में 2 ऐसे चेहरे भी मौजूद थे जिनकी अपने मुल्क में शनाख्त शमसी के मुखालिफिन की हैसियत से की जा सकती थी। ये लोग वहाँ एक दूसरे के खिलाफ अखबारात में बयानात जारी करते रहते थे। सलीम को अच्छी तरह याद था कि इसने अपनी आमद से चंद रोज पहले ही जिस इशरत बेग का बयान शमसी के खिलाफ पढ़ा था वो शमसी के हाथों में हाथ दिए अंदर दाखिल हुआ था। खुदाया मेरे वतन को इन मूजियों से बचाना, उसने दिल ही दिल में दुआ की। उन लोगों की आमद कर्नल जोशी और उसके 2 महतातों के साथ हुई थी। उनकी शक्ल पर नजर पड़ते ही यहाँ मौजूद सब लोगों ने तालियां बजानी शुरू कर दी थी। शमसी ने पेशावर बंदरों की तरह हाथ हिला हिला कर उनका शुक्रिया अदा किया था। फिर उसने अपनी जगह खड़े खड़े तकरीर शुरू कर दी। सबसे पहले तो उसने इशरत बेग को मुबारकबाद दी कि उस पार्टी के नौजवानों ने बड़ी जुर्रात का मुजाहिरा किया है और सिंध में मुसाफिर ट्रेन में होने वाली तकरीबकारी की तनसीबात बयान करने लगा। जिसके बाद उसने कर्नल जोशी का शुक्रिया अदा किया जिसकी तरबियत और मेहनतों के नतीजे में उन लोगों ने ये कामयाबियां हासिल की थी। शमसी वहां मौजूद नौजवानों को मुस्तकबिल के सुनहरे ख्वाब दिखलाते हुए बंदरों की तरह उछल उछल कर कह रहा था कि अगर वो इस तरह मुस्तकिल मिजाजी से अपने काम में लगे रहे तो वो दिन जल्द ही आने वाला है जब वो साहिल समंदर के किनारे एक ऐसे आज़ाद मुल्क के बाशिंदे होंगे जहाँ का हर शहरी शहजादों वाली जिंदगी बसर करेगा।
اس نے مستقبل کی ایسی شاندار تصویر کھینچی تھی جسے سن کر ہر خواہشات کے غلام کے منہ میں پانی آ جاتا تھا۔ اس نے نوجوانوں کو بتایا تھا کہ ان کا ملک یورپ کی طرح آزاد اور سیکس فری ملک ہوگا، جہاں مولوی کا وجود بھی برداشت نہیں کیا جائے گا اور جہاں نوجوانوں کو اپنی مرضی کی زندگی بسر کرنے کی اجازت ہوگی۔